Let's continue the third part of the chapter electrochemistry. Let's continue with conductance of cell. Conductance of cell. देखिए, हमने सबसे पहले इलेक्ट्रोलाइटिक सेल पढ़ा था और इनफैक्ट जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में पढ़ा था वो फिजिक्स में भी, फिजिक्स के पोर्शन में भी पूछा जाता है। फिजिक्स में जो केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट है वहां पर भी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का कंसेप्ट है और कई बार फिजिक्स के पोर्शन में भी अपीयर होता है। हमने उसके केमिस्ट्री के एस्पेक्ट को बड़ा डिटेल में पढ़ा था, इसीलिए ज्यादा तो केमिस्ट्री के एस्पेक्ट को पढ़ा था कि भाई उसमें कौन सी रिएक्शन हो रही है, कैसी रिएक्शन हो रही है, सबसे पहले वो एनालाइज करना सीखे, फिर उसके बाद में गैल्वेनिक सेल। इन दोनों ही सेल में जो चार्ज कैरियर है दे आर आयंस। अनलाइक मेटालिक रेजिस्टर्स में चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और इधर जो करंट कैरियर है, जो चार्ज कैरियर, दे आर आयंस। और आयंस का बिहेवियर इलेक्ट्रॉन के बिहेवियर से अलग होता है। इस तीसरे पार्ट में हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का और गैल्वेनिक सेल का इलेक्ट्रिकल एस्पेक्ट को डिटेल में डील करेंगे। उन सेल्स की हम कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी, रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, उसके बारे में डिटेल में समझेंगे। यह कोई इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है एंड वी हैव गॉट द इलेक्ट्रोलाइटिक सेल डिप्ड विथ इलेक्ट्रोड्स एंड इसके अक्रॉस हमने एक एमीटर को कनेक्ट कर रखा है और एक वोल्ट मीटर को कनेक्ट कर रखा है। एमीटर से हम सर्किट में करंट को मेजर कर रहे हैं, वोल्ट मीटर से हम दोनों इलेक्ट्रोड के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करते हैं। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में भी ओम्स लॉ होल्ड करता है। वन वुड ऑलवेज ऑब्जर्व करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस द टू इलेक्ट्रोड्स। दोनों इलेक्ट्रोड्स के अक्रॉस जितना अधिक पोटेंशियल डिफरेंस लगाया जाएगा उतना ही अधिक वहां पर सर्किट में करंट फ्लो होगा, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में करंट फ्लो। और वन में राइट, जितना अधिक सर्किट में करंट है उतना ही अधिक दोनों इलेक्ट्रोड के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप दिखेगा एंड the proportionality constant is R, and one can always write V equal to IR. Here R is resistance of cell. This resistance of cell is given in ohms or like this. हम इसका डायमेंशन फॉर्मूला आराम से, आसानी से लिख सकते हैं। इट्स एसआई यूनिट, वह भी लिखी जा सकती है। ओम्स को एसआई यूनिट ही कहा जाता है वैसे।
This resistance is directly proportional to separation between the electrodes and inversely proportional to the surface area of electrodes. इन दोनों इलेक्ट्रोड्स का जो सरफेस एरिया, जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा रेजिस्टेंस उतना कम होगा, एंड हेंस दिस रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L by A. हम प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाते हैं, इक्वालिटी साइन और एक कांस्टेंट L by A, रो L by A. Here this rho is termed as a specific resistance or it's called resistivity, while L by A is termed as, L is separation between the two electrodes in the electrolyte, A is the surface area of the two electrodes. They totally depends on the designing parameters of the electrolytic cell. हम electrolytic cell को किस तरह से डिजाइन कर रहे हैं इस बात पर डिपेंड करता है. हम इन्हें बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं. This term L by A is called cell constant. सारी बातें आपको पता है, एक्सप्रेशन आपको पता है. इधर तो सिर्फ मैं ये लिखा हूं कि रो को हम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी कहते हैं और L by A को इस केस में सेल कांस्टेंट कहा जाता है. This rho would be given in, this cell constant would be given in per meter or per centimeter, while this rho would be given in ohm meter. अब ये तो कॉमन टर्म्स जो हमने इलेक्ट्रिसिटी में भी समझ रखी है वही है. इधर हम रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी शब्द का इस्तेमाल कम करते हैं. कंडक्टेंस ऑफ सेल में हम कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी टर्म का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं. हम कहते हैं I is directly proportional to V. हम इस एक्सप्रेशन को लेते हैं और फिर हम लिखते हैं I is equal to, प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटा के इक्वालिटी साइन C और V, और हम कहते हैं C is conductance of cell. This conductance of cell is reciprocal of resistance. This conductance of cell is reciprocal of resistance. Of course, obvious सी बात है. Resistance is given in ohms. रेजिस्टेंस को ओम्स में लिखते हैं
जरा ओम्स को उल्टा कर दो, OHM, इसको उल्टा पढ़ो, MHO, मो। कंडक्टेंस इज गिवन इन मो, और इट्स गिवन इन Siemens. This conductance is given in mho or it's given in Siemens. क्या इसी समय कंडक्टेंस का डायमेंशन फॉर्मूला, उसकी बेसिक यूनिट्स हम लिखने की कोशिश करें? I इज इक्वल टू CV। इधर से हम इसका पहले डायमेंशन फॉर्मूला लिखते हैं। I की जगह तो हम करंट एम्पियर लिखेंगे, और क्यों ना ये जो V पोटेंशियल है इसे ट्रीट करने के लिए मैं दोनों तरफ Q से मल्टीप्लाई कर देता हूं। Q इंटू I इज इक्वल टू C Q इंटू V। पोटेंशियल को इजिली डायमेंशन में लिखने के लिए Q से मल्टीप्लाई करा, क्योंकि Q इंटू V मैं जानता हूं एनर्जी होती है, एनर्जी, इट्स वर्क डन। तो वर्क का डायमेंशन मुझे पता है, इसलिए Q की जगह मैं लिख दूंगा IT, I की जगह I, और C, और इसकी जगह एनर्जी। So C is equal to I square T upon एनर्जी। I की जगह एम्पियर स्क्वायर, T की जगह, टाइम की जगह T, एनर्जी की जगह ML स्क्वायर T टू द पावर -2। मुझे कंडक्टेंस का डायमेंशन फॉर्मूला साफ साफ दिख रहा है। द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ कंडक्टेंस इज M टू द पावर -1 L टू द पावर -2 T क्यूब एम्पियर स्क्वायर। दिस इज द dimension formula for conductance. This conductance of any electrolytic cell depends on various physical parameters. कौन कौन से वह फिजिकल पैरामीटर और किस तरह से उनकी डिपेंडेंसी है, जरा हम उस बात को देखते हैं। Conductance of cell depends on, सबसे पहला फैक्टर डेफिनेटली द सरफेस एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड्स। सरफेस एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड्स। मैं क्यों ना इस डिस्कशन को भी दो पार्ट में डिवाइड करूं। सबसे पहले मैं यह लिखने के बजाय मैं चार फैक्टर्स, चार ग्रुप में डिफाइन करूंगा। कंडक्टेंस ऑफ सेल डिपेंड्स ऑन डिजाइन ऑफ सेल। ए पार्ट डिजाइन ऑफ सेल। डिजाइन ऑफ सेल के अंतर्गत पहला पार्ट है सरफेस एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड। सरफेस एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड किस तरह से डिपेंड करेगा भाई? जितना ज्यादा सरफेस एरिया है उतना ही ज्यादा आयंस इलेक्ट्रोड से इंटरैक्ट करेंगे।
तो उतना ही ज्यादा कंडक्टेंस होएगा। कंडक्टेंस वुड बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया। तो इधर लिखता हूं, और दूसरा वो भी हम डिस्कस पहले कर चुके हैं कि जितना ज्यादा इलेक्ट्रोड्स दूर होंगी आयंस को उतना ही ज्यादा ट्रेवल करना है और उतना ही ज्यादा ट्रेवल करते समय उनको ज्यादा ऑब्स्टिकल्स, ज्यादा हिंड्रेंस मिलेगा, तो उनका कंडक्टेंस कम हो जाएगा। इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन सेपरेशन बिटवीन द electrodes. Conductance is inversely proportional to separation between the electrodes. These two parameters, यह दोनों ही पैरामीटर सेल डिजाइन, किस तरह से आप सेल डिजाइन कर रहे हो, यह पूरी तरह से आपके हाथ में है। इसे आप बड़ी आसानी से मैनिपुलेट कर सकते हो। आप चाहो तो इलेक्ट्रोड को दूर भी कर सकते हो, आप चाहो तो इलेक्ट्रोड्स को करीब भी ला सकते हो, आप चाहो तो इलेक्ट्रोड का चाहे जैसा शेप ले सकते हो। आप इलेक्ट्रोड को रॉड के फॉर्म में ले सकते हो, आप सर्कुलर डिस्क के फॉर्म में ले सकते हो, आप चाहो तो उसको स्फीयर के शेप में ले सकते हो, किसी भी तरह की रॉड ले लो इलेक्ट्रोड्स को। तो ये चीज तो पूरी तरह से आपके हाथ में है, डिजाइन ऑफ सेल, कि आप कैसा सेल डिजाइन कर। Another physical parameters would be the nature of electrolyte. The nature of electrolyte or solution. Conductance of cell would also depend on that. अब नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट में वंस अगेन दो बातें होंगी। पहली बात, स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, वेदर इट्स स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट। पहली बात इज स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। whether it's strong or weak। एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ज्यादा डिसोसिएट होएगा और ज्यादा डिसोसिएट होकर ज्यादा आयंस देगा, और ज्यादा आयंस होने की वजह से वहां करंट कैरियर ज्यादा होंगे तो कंडक्टेंस ज्यादा होगा। वहीं पर यदि हमने वीक इलेक्ट्रोलाइट ले लिया तो वीक इलेक्ट्रोलाइट कम डिसोसिएट होएगा, उसके कम डिसोसिएशन से वहां आयंस कम होंगे, आयंस के कम होने से वहां करंट कैरियर कम होंगे, और करंट कैरियर कम होने से कंडक्टेंस कम होएगा। फॉर एग्जांपल, आप 1 मोलर HCl लीजिए और 1 मोलर एसिटिक एसिड लीजिए। HCl हाइड्रोजन क्लोराइड, जो कि एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड, would be almost 100% dissociated in the aqueous solution। उसके 100% डिसोसिएट होने से वहां पर H पॉजिटिव आयन और क्लोराइड आयन काफी अधिक होंगे, और H पॉजिटिव आयन और क्लोराइड आयन काफी अधिक होने से वो इलेक्ट्रोड के बीच में मूवमेंट आसानी से कर सकेंगे और वहां कंडक्टेंस ज्यादा होगा। वहीं पर यदि हम बात करें एसिटिक एसिड की, 1 मोलर एसिटिक एसिड बना लिया, तो एसिटिक एसिड तो वीक एसिड है, वेरी वीक एसिड है। 1 मोलर एसिटिक एसिड में डिसोसिएशन 2% से भी कम होता है। इतना कम डिसोसिएशन होने से वहां एसिटेट आयन भी कम होंगे, वहां H पॉजिटिव आयन भी कम होंगे। दोनों आयन के कम होने से इलेक्ट्रोलाइट्स के बीच में आयंस कम दौड़ भाग करेंगे, वहां कंडक्टेंस कम होगा। सो इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट और द नेचर ऑफ सॉल्यूशन। एंड द सेकेंड फैक्टर इन दिस इज the concentration of solution।
कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। हमने आयोनिक इक्विलिब्रियम पढ़ रखा है। आयोनिक इक्विलिब्रियम में हमने यह बात सीख रखी है कि जितना ज्यादा कंसंट्रेशन होता है इलेक्ट्रोलाइट का डिसोसिएशन उतना ही कम होता है। ऑल्दो आयंस की संख्या फिर भी बढ़ जाएगी, आयंस की संख्या फिर भी बढ़ जाएगी, डेफिनेटली कंडक्टेंस वुड डिपेंड ऑन concentration as well, because varying concentration would change the number of ions as well as the dissociation of electrolyte. कंसंट्रेशन को वेरी करने से वहां पर नंबर ऑफ आयंस में भी फर्क आएगा और इलेक्ट्रोलाइट के डिसोसिएशन में भी फर्क आएगा। हम स्ट्रिक्टली रिलेशनशिप एकदम से अभी लिख ही नहीं सकते क्योंकि हर इलेक्ट्रोलाइट के केस में यह वेरिएशन इट वुड बी सब्जेक्टिव डिस्कशन, इट वुड बी कॉम्प्रहेंसिव डिस्कशन, उसमें डिस्कशन करना पड़ेगा। एसिटिक एसिड के केस में अलग बिहेवियर डिस्कस करेंगे, HCl के केस में अलग बिहेवियर डिस्कस करेंगे, एंड विल डिस्कस इट इन एलाबोरेट मैनर। पर यह बात पक्का है कि स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रोलाइट और कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन दोनों पर ही किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का, किसी भी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का कंडक्टेंस निर्भर करेगा और इनके वेरी करने से वो वेरी करेगा। एंड द थर्ड फैक्टर ऑन विच कंडक्टेंस ऑफ सेल डिपेंड्स इज द नेचर ऑफ आयंस। नेचर ऑफ आयंस, इलेक्ट्रोलाइट में, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में डिसोसिएशन के बाद जो आयंस मिल रहे हैं उनके नेचर पर भी कंडक्टेंस ऑफ सेल डिपेंड करेगा। कैसे? इसमें भी दो फैक्टर्स हैं। एक तो चार्ज ऑन आयन, चार्ज ऑन आयंस। भाई यदि आयन के ऊपर ज्यादा चार्ज है तो वो ज्यादा करंट को ट्रांसपोर्ट करेगा और आयन के ऊपर कम चार्ज है तो वो कम करंट को ट्रांसपोर्ट करेगा। मैग्नीशियम आयन मूव करेगा तो वहां 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज मूव होएगा। सोडियम आयन जब मूव करेगा तो वहां पर सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज मूव होएगा। तो निश्चित मैग्नीशियम के ऊपर ज्यादा चार्ज होने की वजह से वो ज्यादा करंट को ट्रांसपोर्ट करेगा, सोडियम के ऊपर कम चार्ज होने की वजह से वो कम करंट को ट्रांसपोर्ट करेगा। तो इट वुड डिपेंड ऑन चार्ज ऑन आयन, नॉट ओनली ऑन द चार्ज ऑफ आयन, इट वुड ऑल्सो डिपेंड ऑन मोबिलिटी ऑफ आयन। It also depends on mobility of ions। भाई हर एक आयन की इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में मोबिलिटी समान नहीं होती है। लिथियम आयन की मोबिलिटी और सोडियम आयन की मोबिलिटी में जमीन आसमान का फर्क है। सोडियम आयन की मोबिलिटी काफी अधिक है, लिथियम आयन की मोबिलिटी काफी कम है। दोनों के पास चार्ज भले ही बराबर है मगर इलेक्ट्रोड के बीच में दौड़ भाग करने के मामले में सोडियम आयन कहीं आगे है और लिथियम आयन कहीं पीछे। तो सोडियम आयन ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा, सोडियम आयन की वजह से कंडक्टेंस ज्यादा होएगा और लिथियम आयन की वजह से कंडक्टेंस कम होएगा। इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन मोबिलिटी ऑफ आयन। अब फिर दूसरी बात आती है, किसी भी आयन की मोबिलिटी यह किस बात पर निर्भर करती है? मोबिलिटी ऑफ आयन इन टर्म्स डिपेंड ऑन 2 फैक्टर्स। मोबिलिटी ऑफ आयन भी 2 फैक्टर्स पर डिपेंड करती है।
पहला फैक्टर है साइज ऑफ आयन। आयन जितना बड़ा होगा उसकी मोबिलिटी उतनी कम होगी। आयन जितना बड़ा होगा उसकी मोबिलिटी उतनी कम होगी, उसकी वजह से कंडक्टेंस उतना ही कम होगा। एक सिंपल सी बात है, हाथी और घोड़े को यदि हम कंपेयर करें तो घोड़े की मोबिलिटी ज्यादा है या हाथी की? हम कहेंगे भाई हाथी बहुत बल्कि बहुत मासिव साइज का है, आसानी से मोबिलिटी नहीं रख सकता, आसानी से मूवमेंट नहीं कर सकता, इधर से उधर घूमने में, पलटने में, भागने में उसको बड़ी तकलीफ होती है। मोबिलिटी हाथी की कम है क्योंकि उसका साइज बड़ा है। और घोड़े की मोबिलिटी ज्यादा है, उसका साइज छोटा है, बड़ी जल्दी तेजी से इधर से उधर मूव भी कर सकता है, तेजी से भागदौड़ भी कर सकता है। द लेसर द साइज ऑफ आयन इज, द हायर इज द मोबिलिटी। तो फिर सवाल उठता है, अभी अभी मैंने उल्टी बात कही, इसका मतलब अरे लिथियम आयन का तो साइज कम होता है ना, सोडियम आयन तो बड़ा है ना, तो लिथियम आयन की मोबिलिटी ज्यादा होनी चाहिए, सोडियम आयन की मोबिलिटी कम होनी चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं है। लिथियम आयन की मोबिलिटी कम है, सोडियम की ज्यादा है। क्यों? क्योंकि दूसरा फैक्टर अभी जो मैं बताने जा रहा हूं, द सेकेंड फैक्टर, साइज ऑफ आयन के अलावा आयन की मोबिलिटी ऑल्सो डिपेंड्स ऑन हाइड्रेशन ऑफ आयन। हाइड्रेशन ऑफ आयन। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय हाइड्रेशन फिनोमेना? हाइड्रेशन का मतलब है एक आयन के चारों तरफ वाटर मॉलिक्यूल्स का चिपक जाना। When an ion gets surrounded by water molecule, that is hydration. एक आयन जब वाटर मॉलिक्यूल से सराउंड हो जाते तो उसको हम हाइड्रेशन कहते हैं। आप जरा सोचिए, मैंने माना कि घोड़े की मोबिलिटी ज्यादा है और हाथी की कम है, मगर यदि उस घोड़े को, एक घोड़े को टांगे से बांध दिया जाए, उस घोड़े पर एक टांगा लगा दिया जाए, तो क्या उस घोड़े की मोबिलिटी ज्यादा रह जाएगी? अब क्या हाथी से ज्यादा होगी? नहीं। अब सिर्फ घोड़े को मूव नहीं करना है, अपने साथ साथ में वो टांगा भी लेकर मूव करना है, तो उसकी मोबिलिटी कम हो गई। अब उस घोड़े की मोबिलिटी हाथी से कम हो गई। बस यही होता है। लिथियम आयन का साइज भले ही कम है, मगर लिथियम आयन के चारों तरफ इतने वाटर मॉलिक्यूल्स आकर चिपक जाते हैं कि उसका इफेक्टिव साइज बढ़ जाता है। अब जब लिथियम आयन मूव करेगा तो अपने आसपास के सारे वाटर मॉलिक्यूल्स को लेकर मूव करेगा, और उन सारे वाटर मॉलिक्यूल्स को लेकर जब वो मूवमेंट करना चाहता है तो उसकी मोबिलिटी सोडियम आयन से कम हो जाती है। इस तरह से किसी भी आयन की मोबिलिटी एक तो साइज पर निर्भर करती है और एक हाइड्रेशन पर निर्भर करती है। इस तरह से किसी भी कंडक्टेंस, किसी भी सेल का कंडक्टेंस नेचर ऑफ आयन पर भी डिपेंड करता है। नेचर ऑफ आयन में दो फैक्टर्स, चार्ज और मोबिलिटी, और मोबिलिटी इन टर्न दो फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। एंड आफ्टर ऑल दिस, कंडक्टेंस ऑफ सेल also depends on ambient temperature condition. It also depends on ambient temperature. अब once again, एम्बिएंट टेम्परेचर मतलब किस टेम्परेचर पर रखा हुआ है वह पूरा का पूरा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, इस बात पर भी निर्भर करेगा। स्ट्रिक्टली एकदम से कोई रिलेशनशिप नहीं बोल सकते, क्योंकि टेम्परेचर के दो असर होंगे। टेम्परेचर के दो इफेक्ट। पहला इफेक्ट, टेम्परेचर के बढ़ाने से
इलेक्ट्रोलाइट का डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू बढ़ जाएगी। टेम्परेचर के बढ़ाने से इलेक्ट्रोलाइट के डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू बढ़ जाएगी, और उस डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू बढ़ जाने से इलेक्ट्रोलाइट का डिसोसिएशन बढ़ जाएगा, और इलेक्ट्रोलाइट का डिसोसिएशन बढ़ जाने से वहां आयंस बढ़ जाएंगे, और यदि वहां आयंस बढ़ गए तो कंडक्टेंस भी बढ़ जाएगा। दूसरा, टेम्परेचर के बढ़ाने से वहां जो भी आयंस है उनकी काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ जाएगी। काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाने से उनका इलेक्ट्रोड्स के बीच में मूवमेंट करने की टेंडेंसी भी बढ़ जाएगी, इस तरह से भी कंडक्टेंस बढ़ जाएगा। तो टेम्परेचर के इंक्रीज करने से कंडक्टेंस ऑफ सेल इंक्रीज होता है। अब आप एक बात देखें, कंडक्टेंस ऑफ सेल डिपेंड्स ऑन ऑल दिस फैक्टर्स। हमने 4 कैटेगरी में डिवाइड करा। पहली कैटेगरी डिजाइन ऑफ सेल, उसमें 2 फैक्टर्स। दूसरी कैटेगरी नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट ऑफ सॉल्यूशन, उसमें भी 2 फैक्टर्स। तीसरी कैटेगरी नेचर ऑफ आयंस, उसमें भी 2 फैक्टर्स। और चौथी एम्बिएंट टेम्परेचर, इसमें सिर्फ टेम्परेचर। इन सभी बातों पर किसी भी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का कंडक्टेंस डिपेंड करता है। इनमें से नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट ऑफ सॉल्यूशन, ये तो जो आपने बना दिया सॉफिक्स है। नेचर ऑफ आयंस, ये भी जो आपने इलेक्ट्रोलाइट ले लिया उसमें चार्ज भी फिक्स है, मोबिलिटी भी बिल्कुल फिक्स है। एम्बिएंट टेम्परेचर कंडीशन, ये भी कोई खास आपके हाथ में नहीं है। आपके हाथ में क्या चीज है? आपके हाथ में सरफेस एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड है, और आपके हाथ में इलेक्ट्रोड के बीच का सेपरेशन। ये दोनों चीजें ये आपके कंट्रोल में। अब मैं कहता हूं दिस कंडक्टेंस ऑफ सेल, it's directly proportional to surface area, and this conductance of cell, it's inversely proportional to separation between the 2 electrodes. So I may rewrite conductance of cell is directly proportional to surface area upon the separation between the electrodes, or conductance of cell is equal to conductivity proportionality constant हटाया, equality और एक constant. Here this K is termed as specific conductance. इस K को हम कहते हैं specific conductance. On recommendation of IUPAC, स्पेसिफिक कंडक्टेंस शब्द हटाकर इसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी ऑफ सेल। ऐसा आईयूपीएसी ने इसलिए रिकमेंड करा जिससे कि कोई कंफ्यूजन नहीं रहे। कंडक्टेंस और स्पेसिफिक कंडक्टेंस में कई बार कंफ्यूजन हो जाता है। इसलिए के के लिए कंडक्टिविटी ऑफ सेल यदि इस्तेमाल करेंगे तो कंफ्यूजन नहीं होगा। कंडक्टेंस वो यह है, इस एक्सप्रेशन के द्वारा लिखा जा रहा है। कहां गया? अब तक कहां गया? I इक्वल टू CV। इधर जो लिखा जा रहा है वह कंडक्टेंस, और इस कंडक्टेंस के लिए यह एक्सप्रेशन, इसमें ये जो के है दिस कंडक्टिविटी। अब वंस अगेन L बाय A, अभी भी हम सेल कांस्टेंट ही बोल रहे हैं, इज सेल कांस्टेंट गिवन इन पर मीटर, ऐसा ही यूनिट। अब हाउ डू वी डिफाइन कंडक्टिविटी ऑफ सेल, और हाउ डू वी डिफाइन स्पेसिफिक कंडक्टेंस?
area of electrode is 1 meter square, separation between the electrode is 1 meter, then whatever is the conductance would be the specific conductance or the conductivity. हम इस तरह से कंसेप्चुलाइज करते हैं। हम 1 मीटर क्यूब 1 मीटर का एक क्यूबिकल बॉक्स ले, इस तरह से वन मीटर का एक क्यूबिकल बॉक्स लिया जाए, यह एक क्यूबिकल बॉक्स है, लेंथ भी 1 मीटर, ब्रेथ भी 1 मीटर, हाइट भी 1 मीटर। अब इसमें क्या करते हैं, इस क्यूबिकल ब्लॉक के इस एंड पर 1 मीटर स्क्वायर की एक इलेक्ट्रोड रख दे और इस एंड पर 1 मीटर स्क्वायर की दूसरी इलेक्ट्रोड रख दे। दोनों इलेक्ट्रोड का जो एरिया है वह 1 मीटर स्क्वायर कहलाएगा और सारा इलेक्ट्रोलाइट इन दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच में होना चाहिए। यह एक इलेक्ट्रोड है, यह एक इलेक्ट्रोड है। दिस इज 1 meter, this is 1 meter, and this is also 1 meter. दोनों इलेक्ट्रोड्स का सरफेस एरिया 1 मीटर स्क्वायर हो गया, दोनों के बीच में सेपरेशन 1 मीटर हो गया। अब इस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का कंडक्टेंस को मेजर कर लिया जाए। इस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का कंडक्टेंस कैसे मेजर करेंगे? बड़ी आसान सी बात भाई, इसके अक्रॉस आप एक सेल लगा दो, बैटरी लगा दो, उससे एमीटर से करंट मेजर कर लो, वोल्टमीटर से पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर लो। एमीटर से जो करंट आ रहा है वो इधर सब्स्टिट्यूट कर दो, वोल्टमीटर से जो पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है वो इधर सब्स्टिट्यूट कर दो। कंडक्टेंस आपका आ गया मो में या सीमेंस में। उस कंडक्टेंस को ही आप स्पेसिफिक कंडक्टेंस कहोगे और कंडक्टिविटी ऑफ सेल कहोगे। इन दिस मैनर one can easily measure the specific conductance or the conductivity of cell. अब जरा सोचिए, कंडक्टिविटी ऑफ सेल किन फिजिकल पैरामीटर्स पर डिपेंड करेगा? कंडक्टेंस ऑफ सेल इन सभी फिजिकल पैरामीटर्स पर डिपेंड करा था। डी में इधर एम्बिएंट टेम्परेचर भी लिखा रहने देता हूं, एम्बिएंट टेम्परेचर। कंडक्टेंस ऑफ सेल इन सभी फिजिकल पैरामीटर्स पर डिपेंड करा था। कंडक्टिविटी किस पर डिपेंड करेगी? मैं कहता हूं डिजाइन ऑफ सेल, सरफेस एरिया, इस फिजिकल पैरामीटर को आपने ऑलरेडी इधर अकाउंट कर लिया। जब सरफेस एरिया को ऑलरेडी अकाउंट कर लिया जाए तो कंडक्टिविटी इस बात पे तो निर्भर नहीं करी।
सेपरेशन बिटवीन द इलेक्ट्रोड, इस फिजिकल पैरामीटर को ऑलरेडी आपने अकाउंट कर लिया, इन दोनों फिजिकल पैरामीटर को ऑलरेडी आपने अकाउंट कर लिया है, तो कंडक्टेंस ऑफ सेल इन दोनों फिजिकल पैरामीटर पर डिपेंड नहीं करेंगे, क्योंकि इस एक्सप्रेशन में ये दोनों तो सेल कांस्टेंट पर डिपेंड करते हैं। इन दोनों फिजिकल फैक्टर्स को हटा दीजिए, इन दोनों फिजिकल फैक्टर्स पर डिपेंड नहीं करें। बाकी सारे फिजिकल फैक्टर्स पर डिपेंड करेंगे। कंडक्टिविटी ऑफ सेल वुड डिपेंड ऑल द रिमेनिंग फिजिकल पैरामीटर्स। कंडक्टिविटी ऑफ सेल depends on all this remaining 5 parameter. It would depend on nature of electrolyte or solution. इन दोनों के बीच में किस तरह का इलेक्ट्रोलाइट डाला जाएगा, किस तरह का सॉल्यूशन बनाया जाएगा, उसका क्या कंसंट्रेशन रखा जाएगा, उस पर निर्भर करेगा। आप इसमें HCl डालते हो, हाइड्रोजन क्लोराइड डालते हो, या हाइड्रोजन साइनाइड डालते हो, या एसिटिक एसिड डालते हो, या NaCl डालते हो, या Na2SO4 डालते हो, कोई सा भी इलेक्ट्रोलाइट डालो आप, अब नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पर डिपेंड करेगा, उसकी स्ट्रेंथ पर डिपेंड करेगा, उसके कंसंट्रेशन पर डिपेंड करेगा, वहां आयंस के चार्ज पर डिपेंड करेगा, आयंस की मोबिलिटी पर डिपेंड करेगा, मोबिलिटी इन टर्म्स साइज पर डिपेंड करेगा, हाइड्रेशन पर डिपेंड करेगा। इट वुड डिपेंड ऑन एम्बिएंट टेम्परेचर कंडीशन एज वेल। बाकी सारे फिजिकल पैरामीटर्स पर कंडक्टिविटी ऑफ सेल डिपेंड करेगा। कंडक्टिविटी ऑफ सेल सिर्फ 2 फिजिकल पैरामीटर्स पर डिपेंड नहीं करेगा, वो ना तो एरिया पर डिपेंड करेगा, ना लेंथ सेपरेशन बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स पर डिपेंड करेगा, क्योंकि उन दोनों फैक्टर्स को आपने इधर अकाउंट कर लिया। Put down this concept.